अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होता है? A budget line or price line shows different combination of two commodities like X and Y that consumer can purchase by spending his all income at a given price of both commodities। ठीक है, एक ऐसी लाइन या एक ऐसी बजट लाइन या प्राइस लाइन हम इसे कहते हैं जो ये रिप्रेजेंट करती है टू कमोडिटीज़ की कॉम्बिनेशंस। आप उस लाइन के ऊपर अगर कोई भी कॉम्बिनेशन कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करते हो, वो ये बताता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है दो प्रोडक्ट्स पे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स पे आपकी इनकम स्पेंड हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस पे गुड वाई लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स लिया हुआ है। ये एक डिमांड कर्व की तरह एक लाइन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बजट लाइन है। इस बजट लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर आप सेलेक्ट करते हो, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। इस लाइन के बिलो अगर हम कोई पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी इनकम पूरी स्पेंड नहीं हो रही। ठीक है, इस लाइन के अबव अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, हम कहेंगे कि हमारी इनकम से ज़्यादा हम अपने एक्सपेंडिचर्स कर रहे हैं। बजट लाइन की स्लोप किस तरह से निकालते हैं? माइनस प्राइसेस ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइड बाई प्राइसेस ऑफ वाई कमोडिटी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप नेगेटिव है। मींस एक कमोडिटी को अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो तो दूसरी कमोडिटी को आपको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। एक्स कमोडिटी की यूनिट्स अगर बढ़ाना चाहते हो, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई कमोडिटी की यूनिट्स को आपको कम करना पड़ेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं अगर वाई के यूनिट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो एक्स की यूनिट्स को कम करेंगे। बजट कंस्ट्रेंट हमें बताया हुआ है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है बजट कंस्ट्रेंट की इक्वेशन। प्राइसेस ऑफ एक्स कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी प्लस प्राइसेस ऑफ वाई कमोडिटी मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू एम। एम जो है ये मनी इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है। दो कमोडिटीज़ पे हमने कंजम्पशन करनी है, दो कमोडिटीज़ पे हमने स्पेंडिंग करनी है, अपनी इनकम स्पेंड करनी है दो कमोडिटीज़ पे। ठीक है, और कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं पर यूनिट प्राइस क्या है एक प्रोडक्ट की एक्स कमोडिटी। लाइक अगर हम बात करते हैं कि उसकी जो प्राइसेस हैं वो 4 रुपीज़ हैं। ठीक है, हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं उस पर, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस वाई कमोडिटी कितनी प्राइस है उसकी पर यूनिट प्राइस कितनी है और कितनी क्वांटिटी हम ले रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को जो दोनों एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्स कमोडिटी के एक्सपेंडिचर्स और वाई कमोडिटी एक्सपेंडिचर्स, उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी इनकम के बराबर अगर हो गया, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने अपनी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड की है। अगर वो आपकी इनकम से कम है, इसका मतलब है कि आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम है, इनकम आपकी ज़्यादा है। अगर आपका जो आंसर है वो ग्रेटर देन आपकी इनकम हो, तो हम कहेंगे कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि ये ग्राफ आपको दिया गया है। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास बजट लाइन है और बजट लाइन पे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। इन कॉम्बिनेशंस में अगर आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी पूरी की पूरी इनकम स्पेंड हो रही है। जिस तरह से ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी इनकम पूरी स्पेंड नहीं हो रही। आप कह सकते हो कि इनकम इज़ अंडर स्पेंड, इनकम आपकी ज़्यादा है, आपने एक्सपेंडिचर्स बहुत कम किए। और सी पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आउटसाइड है अपनी बजट कंस्ट्रेंट से, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इनकम है वो हमारी कम है और हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। इसको हम कहते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारी इनकम कम है, हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक टेबल है, मैथमेटिकल टेबल रिप्रेजेंट हुआ हुआ है। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो रिप्रेजेंट करे थे ई एफ जी एच आई जे। यहाँ पे हमने एज्यूम किया कि अगर एप्पल की जो प्राइसेस हैं वो 4 हैं, एक एप्पल की जो प्राइस है 4 यूनिट्स है, और बनाना की जो प्राइसेस है वो 2 रुपीज़ है पर यूनिट बनाना। ठीक है, हम कॉम्बिनेशन अगर ई सेलेक्ट करते हैं, ई पॉइंट ये रिप्रेजेंट करता है कि एप्पल्स के 4 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, एप्पल के 5 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो और एक यूनिट की प्राइसेस जो हैं वो 4 है, और बनाना का यहाँ पे 0 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, हमें देखना है कि हमारी बजट लाइन, हमारी जो इनकम है, लेट सपोज अगर इनकम आपकी 20 है, हम देखते हैं कि हमारा जो इन दोनों पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हम, वो 20 के इक्वल है, 20 से लेस है, 20 से ग्रेटर है। ठीक है, तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी एक्स कमोडिटी की मींस हम एप्पल्स की करते हैं। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी 5 यूनिट्स लिए, एक एप्पल की जो प्राइस थी वो 4 रुपीज़ थी, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 20, प्लस बाहर दूसरे हमने बात की एक्सपेंडिचर हम देखेंगे वाई कमोडिटी के। यहाँ पे देखें यूनिट्स हमने 0 कंज्यूम किए और एक यूनिट की प्राइस थी वो 2 रुपीज़ थी, मल्टीप्लाई करेंगे 0 आंसर आएगा। इसका मतलब है सारा आपका बजट जो है 20 रुपीज़ का आपने सिर्फ एप्पल्स पे
स्पेंड किया, बनानास पे कोई स्पेंड नहीं किया। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है एफ़, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने 4 यूनिट्स लिए एप्पल्स के, 2 यूनिट्स लिए बनाना के। ठीक है, एप्पल का फॉर्मूला इसमें क्या था, प्राइसेस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस प्राइसेस ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय इट्स क्वांटिटी। एप्पल की जो प्राइस थी वो 4 रुपीज़ थी, कितनी क्वांटिटी ली है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और बनाना की जो प्राइस थी वो 2 रुपीज़ थी, और कितनी क्वांटिटी वो ले रहा है एफ़ कॉम्बिनेशन में 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे हमारे पास 20 आंसर आएगा। वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 4 यूनिट्स अगर एप्पल के लिए और 2 यूनिट्स आपने बनाना के लिए, तो आपके जो इन पे एक्सपेंडिचर्स आए वो 20 रुपीज़ आए। ठीक है, और इनकम आपकी 20 रुपीज़ थी, आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। इसी तरह से जी कॉम्बिनेशन, इसी तरह से एच आई जे, सारे कॉम्बिनेशन ये रिप्रेजेंट करें कि आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। शॉर्टली हम ये कहते हैं कि हमारी जो बजट लाइन है उस पर कोई भी अगर हम पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं इस बजट लाइन पे, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। ठीक है, इस पे ये तो मैंने 6 पॉइंट्स लिए, आप इसमें कोई और पॉइंट ले लो, जे और आई के बीच में कोई पॉइंट ले लो, वो भी ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड हो रही है। डी पॉइंट जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस लाइन के बिलो, कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन के बिलो। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट ले लोगे वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपके 20 रुपीज़ पूरी की पूरी स्पेंड नहीं हुए। पॉसिबिलिटी है 19.5 भी आ जाए आपका आंसर कहीं पे इस लाइन के अगर क्लोज ले ले तो। ठीक है, आपकी इनकम पूरी की पूरी स्पेंड नहीं हो रही। अगर इस लाइन के अबव कोई पॉइंट लेते हो, कोई भी पॉइंट इस लाइन के बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में लेते हो, वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी जो स्पेंडिंग है, आपकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं आपकी इनकम से। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। बजट लाइन में चेंज कब कब आता है, एक चेंज तब आता है या हम कह सकते हैं बजट लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट हो रही है। सेकंड चेंज कब आता है, हम कहते हैं बजट लाइन शिफ्ट नहीं हो रही बल्कि रोटेट हो रही है। शिफ्टिंग में क्या होता है कि शिफ्ट कब होती है बजट लाइन, जब सिर्फ इनकम में चेंज हो, सिर्फ एक कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही हो, जबकि दोनों गुड्स की प्राइसेस कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर हमने बात की एप्पल की पर यूनिट प्राइस 4 रुपीज़ है, बनाना की पर यूनिट प्राइस जो है वो 2 रुपीज़ है, इनकी प्राइसेस में चेंज ना आ रहा हो, सिर्फ कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ रहा हो। बस जैसे हम पीछे करे थे 20 रुपीज़ इनकम थी, अगर 20 से 30 रुपीज़ इनकम होगी जबकि प्राइसेस कांस्टेंट हैं, तो बजट लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर प्रोडक्ट्स की जो प्राइसेस उनमें चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ 20 रुपीज़ अगर आपकी इनकम थी, इनकम में चेंज आ रही है, इनकम अब कम हो रही है, 20 से 10 रुपीज़ हो गई, आपकी बजट लाइन पूरी की पूरी शिफ्ट कर जाएगी इनवर्ड। ये प्रेजेंट करे अगर आपका बजट इंक्रीज़ हो गया तो आप ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हो दोनों कमोडिटीज़ के। अगर आपका बजट कम हो रहा है, हम कम यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट्स के। नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन बजट लाइन। रोटेशन में बजट लाइन का मतलब, बजट लाइन में रोटेशन कब आती है, जब इनकम एक कंज्यूमर की कांस्टेंट होती है और किसी एक प्रोडक्ट की प्राइसेस कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइसेस चेंज हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, या वाई की या एक्स कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज हो सकता है, दूसरा केस है वाई कमोडिटी की प्राइसेस में चेंज हो सकता है, लेकिन इनकम कांस्टेंट है। फर्स्ट केस करते हैं, चेंज इन प्राइसेस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की अगर प्राइसेस में चेंज होता है, ठीक है, यहाँ पे कहते हैं अगर इनकम एक कंज्यूमर की कांस्टेंट है और वाई प्रोडक्ट की जो प्राइसेस हैं वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं एक्स कमोडिटी की, एप्पल्स की प्राइसेस अगर 4 रुपीज़ थी, अगर 6 रुपीज़ होती हैं, तो अब कंज्यूमर की इनकम तो चेंज नहीं है ना, इनकम तो फिक्स्ड है। अब वो क्या करेगा, एक्स कमोडिटी या एप्पल्स की यूनिट्स को कम ख़रीदेगा, तो इसलिए बजट लाइन इनवर्ड रोटेट होगी, शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, प्राइसेस के बढ़ने से, एक एप्पल्स की प्राइसेस के बढ़ने से वो एप्पल्स की यूनिट्स को कम करेगा। ठीक है, तो वो इनवर्ड शिफ्ट होगी। अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं एप्पल्स की, 4 से 2 रुपीज़ पे हो जाती हैं, प्राइसेस कम होने से अब वो एप्पल की यूनिट्स को ज़्यादा ख़रीद सकता है, अब वो 4 से 6 यूनिट्स ख़रीद सकता है। ठीक है, इस तरह से कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आप देख सकते हो एल से एल प्राइम पे जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। मीन्स अगर प्राइसेस कम होंगी, आप यूनिट ज़्यादा ख़रीद सकोगे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। बजट लाइन जो रोटेशन है उसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा। दूसरे इसमें केस करेंगे कि अगर प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, आप कम अपनी कंजम्पशन करते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव करेगा। नेक्स्ट केस है कि अगर वाई की प्राइसेस में चेंज होता है, एक्स की प्राइसेस कांस्टेंट है और इनकम भी कांस्टेंट है। ठीक है, इनकम कांस्टेंट है और एक्स की प्राइसेस भी कांस्टेंट है। अब वाई की चेंज हो रही हैं, वाई की प्राइसेस अगर इंक्रीज़ होती हैं,
वाई की प्राइसेस अगर 2 रुपीज़ थी अब 4 रुपीज़ हो जाती हैं, तो अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो वाई की कंजम्पशन या वाई के जो यूनिट्स ख़रीद रहा था वो कम ख़रीदेगा। तो बजट लाइन जो है वो रोटेट करेगी इनवर्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख सकते हैं वहाँ पे कि अगर बजट लाइन हम कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं, एक्स वाई कमोडिटी की प्राइसेस कम हो जाती हैं, तो अब कंज्यूमर्स के ज़्यादा यूनिट्स ख़रीद सकता है। तो अब बजट लाइन रोटेट करेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज मूव करेगी। ठीक है क्लास, ये था हमारा बजट लाइन का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोकॉस्ट लाइन। इसकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही मैं, ये सिर्फ आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि इसमें होता क्या है, किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आइसोकॉस्ट लाइन होती है कि प्रोडक्शन के साइड के हवाले से बात करते हैं, प्रोडक्शन कर रहा होता है और प्रोडक्शन में एक कंज्यूमर, वहाँ पे हमने बात की कि बजट होता है कंज्यूमर का, यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोड्यूसर का भी बजट होता है। ठीक है, जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होता है उसका भी कोई बजट होता है, वो कहता है कि इतने से पैसों से ज़्यादा मैं कॉस्ट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, उसने बजट सेट किया है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। अब हम कंज्यूमर के हवाले से प्राइसेस की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस क्या है, प्रोड्यूसर जो है वो देखता है कि लेबर को मैं कितना पे कर रहा हूँ या कैपिटल पे मैं कितना पे कर रहा हूँ, लेबर की प्राइस क्या है या कैपिटल की प्राइस क्या है। ठीक है, सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट। वहाँ पे हमने लिखा था प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स। यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स को साइड पे या एक्स एक्सेस पे हमने लेबर को लिया है, लिखेंगे यूनिट्स लेबर के कितने ले रहे हैं और पर यूनिट पर लेबर कॉस्ट कितना डिमांड कर रहा है या पर लेबर को प्राइस कितनी पे कर रहे हैं, हम कॉस्ट कितनी पे कर रहे हैं, वो है आर सॉरी डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स वेज, लेबर को वेज कितनी दी जा रही है आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। जैसे हमने प्राइसेस की बात की है, एप्पल्स की प्राइसेस थी पर यूनिट, एप्पल की प्राइस जो थी वो 4 रुपीज़ थी पर यूनिट, बनाना की जो प्राइस थी वो 2 रुपीज़ थी। यहाँ पे आपको बताया जाएगा वेज अगर हम लेबर को दे रहे हैं, लेट सपोज 4 दे रहे हैं, कैपिटल पे जो रेंट पे करें सपोज 2 रेंट पे करें। ठीक है, कितने यूनिट्स हैं, हमने उसी तरह से बजट लाइन के अकॉर्डिंग इसको लेके चलना है। ये आइसोकॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट करिए, एक लाइन जो इस पर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी अगर कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट करते हो, इसका मतलब है कि आप दो कॉम्बिनेशन ले रहे हो, ऐसे दो फैक्टर्स का जिनकी मदद से आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो। आप कितने लैंड, कितने लेबर्स ले रहे हो, कितने कैपिटल ले रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो स्लोप है हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस लेबर डिवाइडेड बाय कैपिटल, या हम लिख सकते हैं माइनस कैपिटल डिवाइड बाय लेबर, या इनकी जो कॉस्ट है वो लिख सकते हैं, लेबर को हम देते हैं वेज और हम कैपिटल पे देते हैं रेंट। ठीक है, डब्ल्यू बाय आर और हम लिख सकते हैं आर बाय डब्ल्यू। ठीक है क्लास, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसकी आपके साथ मैं वो शेयर कर देती हूँ एंड पे कि आपको किस तरह इसको सॉल्व करना है। उसके बाद आ गया नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन में क्या होता है, नेशनल इनकम इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। एक साल के अंदर आपने जितनी प्रोडक्शन की है और उस प्रोडक्शन से जो आपकी अर्निंग हुई है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम का वो 2 कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं उसके, या आप कह सकते हैं कि 2 सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करें, 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हम हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करते हैं। हाउस होल्ड कौन होते हैं, कंज्यूमर्स, वो डिमांड करते हैं। फर्म्स कौन होती है, प्रोड्यूसर, जो कि सप्लाई कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है। हम सिर्फ इनकी बात करें, हम थर्ड एलिमेंट की बात नहीं करें, हम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की बात नहीं करें। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो होती है, अगर हम बात करें नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। नेशनल इनकम, या हम बात करें कंजम्पशन की, हम केनेजियन एक इकोनॉमिस्ट था, उन्होंने एक आइडिया दिया था कि कंजम्पशन फंक्शन का। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, क्या कंजम्पशन आपकी इनकम पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है आपकी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, इसी तरह से सेविंग का उन्होंने एक आइडिया दिया था कि सेविंग और इनकम का भी पॉजिटिव रिलेशन होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही होती है आपकी सेविंग भी इंक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये आप यहाँ से पीछे स्लाइड्स देख सकते हैं। उसके अलावा हम अपन चलते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे। जैसे हमने पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, हमने बात की थी कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, वो तो हमने बात की मार्केट इक्विलिब्रियम में, मार्केट का भी इक्विलिब्रियम में होती है। यहाँ पे हम इनकम के हवाले से बात करें कि इनकम कैसे जनरेट की जाती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर इनकम कैसे जनरेट की जाती है। ठीक है, तो इनकम जो होती है हमारी उसको हम लिखते हैं वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। ठीक है, और समटाइम सेविंग जो हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है, हम क्या करते हैं कि इनकम इज इक्वल्स टू सेविंग प्लस
कंजम्पशन मींस इनकम में आप कंजम्पशन भी करते हो, इनकम में आप सेविंग भी करते हो। तो यहाँ पे हम सेविंग की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। हम यहाँ में इक्विलिब्रियम अटेन इस तरह से किया जाता है। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट किस तरह से जनरेट किया जा रहा है, इनकम कैसे जनरेट किया जा रही है, वो वाई होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है ओवरऑल डिमांड इकोनॉमी में कौन कौन किस तरह से की जाती है, उसमें हम कंजम्पशन करते हैं, डिमांड क्यों की जाती है, उसमें कंजम्पशन की जाती है, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। आगे चलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखें और यहाँ पे हम देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन है। ओके क्लास, ये हमारे पास है कंजम्पशन फंक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C इज इक्वल्स टू C नॉट प्लस BYD। कंजम्पशन बेसिकली डिपेंड करती है इनकम पे, ठीक है। अगर हम कहते हैं इनकम इंक्रीज़ होती है तो कंजम्पशन इंक्रीज़ होता है। ये कॉन्सेप्ट दिया था किनेसियन ने कंजम्पशन फंक्शन में, ठीक है। कंजम्पशन को अगर हम कैटेगराइज करें तो इस तरह से कैटेगराइज कर लेंगे, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू C नॉट प्लस BYD, डी सब्सक्रिप्ट में, ठीक है। ये YD रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कंजम्पशन पे टैक्सेस कितने पे कर रहे हो। क्योंकि हम टू सेक्टर इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम इस टैक्सेस को हम कहते हैं कि हम कोई टैक्स नहीं पे कर रहे, इसको हम इनकम ही कंसीडर करेंगे, YD इज इक्वल्स टू Y ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप कोई टैक्सेस पे नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी देख रहे हैं जिसमें हम हाउस होल्ड और फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई टैक्सेस की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। C नॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन को। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होती है कि अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आप फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो। इनकम अगर आप जनरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी कंजम्पशन फिर भी है, ठीक है। अगर आपकी जॉब नहीं है, आप फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हो, बेसिक नीड्स आपको लाइफ में मिल रही हैं, उसे हम कहेंगे कि ऑटोनोमस कंजम्पशन है। सेविंग फंक्शंस को किस तरह से लिखा जाता है, इसी का रिवर्स करके इसी का इन्वर्स फंक्शन लिखा जाता है, माइनस C नॉट प्लस 1 माइनस BYD, ठीक है। अच्छा, अब ये है बी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का, कि आपकी इनकम कितनी चेंज हुई और उस इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन इंक्रीज़ हुई। हम ये तो कहते हैं, हमें तो पता है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है तो हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होती है, ये तो हमें पता है। लेकिन इनकम अगर 1% इंक्रीज़ हुई है तो कंजम्पशन कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है, क्या 1% से ही इंक्रीज़ होगा कंजम्पशन में? ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार सेम रेशो से इनकम इंक्रीज़ हो, उसी रेशो से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो। पॉसिबिलिटी है 0.5 से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही हो, पॉसिबिलिटी है 0.1 से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही हो, पॉसिबिलिटी है 0.8 से कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रही हो। मीन्स डिपेंड कर रहा है इनकम के चेंज होने से आपकी कंजम्पशन पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हमने यहाँ पे बी से डिनोट किया, ठीक है। हम ओवरऑल अगर बात करते हैं यहाँ पे, अब हम देखें, ठीक है। MPC मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि इनकम अगर 1% चेंज हुई है तो आपकी कंजम्पशन कितने परसेंट चेंज हुई है, ठीक है। MPS रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इनकम अगर आपकी 1% इंक्रीज हुई है तो कंजम्पशन कितने परसेंट चेंज हुई है, ठीक है। लेट सपोज अगर मैं कहती हूँ इनकम अगर 1% या $1 इंक्रीज़ हो रही है तो कंजम्पशन जो है $0.5 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1% अगर इंक्रीज़ हो रही है 0.5% ही हो रही है, तो 0.5 और 0.5 ऐड करेंगे 1 आएगा। मीन्स हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने 1 बनाना होता है, ठीक है। कितने परसेंट कंजम्पशन है, अगर यहाँ 1% कंजम्पशन है, ठीक है, हमारी जो चेंज आ रही है कंजम्पशन 1 है, तो इसका मतलब आपकी कोई सेविंग नहीं है। अगर यहाँ पे 0.5 है तो इसका मतलब है 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ हम कहीं यहाँ पे अगर 0.7 है तो 0.7 इज यहाँ पे क्या होगा, सेविंग 0.3 होगा, विच 0.7 प्लस 0.3 इज इक्वल्स टू 1। मीन्स जितना कंजम्पशन में चेंज आ रहा है, जितना सेविंग में चेंज आ रहा है, दोनों को ऐड करके हमेशा 1 के इक्वल आना चाहिए। हमारे पास फॉर्मूला है। एवरेज को फिलहाल स्किप करें, सिर्फ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव देखें। हम बात करें अब टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है, एक फर्म होता है। हाउस होल्ड जो कंज्यूमर्स होते हैं जो कि डिमांड करते हैं, और फर्म्स कौन, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सप्लाई करती हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम व्हेन अकर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ये दो अप्रोचेस, इक्विलिब्रियम को बच्चों हमने दो अप्रोचेस से करना। एक अप्रोच क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी अप्रोच क्या है, लीकेज इज इक्वल्स टू इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, लीकेज क्या है, इकोनॉमी से पैसा आपका बाहर जा रहा है। मींस अगर आप सेव कर रहे हो, उसे किसी जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो होता है लीकेजेस। इंजेक्शन क्या होता है कि आप इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट कर रहे हो,
आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपके कुछ जो भी आपने इन्वेस्ट किया वो कोई ना कोई इकोनॉमी को फ़ायदा दे रहा है, उसकी कोई प्रोडक्शन हो रही है, वो तो इंजेक्शन। आगे जाके हम इसको डिटेल्स तक करते हैं ना, इसको न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। लीकेज का मतलब वो पैसा, लीकेज का मतलब वो पैसा जो कि हम इकोनॉमी में लीक हो रहा है, हमारी अगर सेविंग है जो जिससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना, वो लीकेज है। जिससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा हो रहा है ना, वो इंजेक्शन है। तो हम इस अप्रोच को भी देखेंगे। अब हम चल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई हमारे पास आउटपुट जो जनरेट हो रहा है, इससे हम इनकम कितनी जनरेट करें, वाई होता है। एग्रीगेट डिमांड किस तरह से करते हैं, सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई, ऐसे। अब आपके पास ये डाटा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको गिवन है। अगर आप इनकम नहीं भी है तो आप इतनी कंजम्पशन कर रहे हो, आपके पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है। इनकम अगर 1% चेंज हो रही है तो कंजम्पशन कितने परसेंट चेंज हो रही है आपको गिवन है, 0.7%। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट आप अंदाज़न या तकरीबन कितनी कर रहे हो, 500। ये आपके पास बच्चों डाटा है। ठीक है, आपने अब इसमें पुट करना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हम यहाँ बात कर चुके हैं, ये सी में जो वाई डी है ना, ये रिप्रेजेंट कर टैक्सेस को, लेकिन ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, यहाँ पे टैक्सेस की हमने बात नहीं करनी। ठीक है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ पे टैक्सेस आएगा तो वहाँ पे क्लियर कर दूंगी। फिलहाल हम वाई डी को वाई ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम कोई टैक्सेस नहीं पे करें इनकम पे। जो हमारे पास ये है वो टैक्स, वो हमारे पास वही इनकम है। वाई डी हमारे पास इनकम ही है, कोई टैक्स एज्यूम नहीं कर रहे हम यहाँ पे। इसलिए हम देख सकते हैं वाई डी को हम वाई इनकम ही कंसीडर किया, बिकॉज टैक्सेस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है। टैक्सेस तब होते हैं जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होती है, जब गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है तो टैक्सेस कहाँ से आए। ठीक है, ये फॉर्मूला था वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी की जगह आप ये देख सकते हो, ये वाली वैल्यू पुट करनी है। सी की जगह सी नॉट प्लस बी वाई टी लिखना है। सी नॉट एनॉर्मस कंजम्पशन है जो कि ये आपको गिवन है। बी हमारे पास मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। बच्चों ये बी लिखना है, एमपीसी नहीं लिखना। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि बी का मतलब क्या है, एमपीसी। ठीक है, चेंज कितना है आपकी कंजम्पशन में इनकम के चेंज होने से, वो आपको गिवन है। 130 प्लस 0.7 वाई डी की जगह लिख दिया वाई, हाँ मेंशन कर दिया आपको, प्लस 500 आपकी ऑटोनोमस इनकम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल आई से डिनोट करिएगा, इनकम को वाई से डिनोट करिएगा, ये डिफरेंस है इनमें। सॉल्व करें, 130 में 500 ऐड करें, 630 आएगा। ये वाई इधर प्लस है, उधर जाके हम 1 माइनस 0.75 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आएगा ये हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम है, इसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम है। वाई इज इक्वल टू 2100। ठीक है क्लास, कंजम्पशन अगर ये है, ऑटोनोमस कंजम्पशन ये है, इन्वेस्टमेंट ये, तो हमारी इक्विलिब्रियम इनकम ये बन रही है। इसी के साथ जो नेक्स्ट अप्रोच हमने करने जा रहे हैं वो था, एक तो एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था, अब था लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस क्या होते हैं, जो आप अपना पैसा अपने पास रखते हो, जिसको सेव करते हो, जिससे इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, हम कहते हैं इकोनॉमी से वो पैसा लीक हो रहा है, इसलिए हम उसे लीकेज कहते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, जो कि इकोनॉमी में इंजेक्ट करते हो, मीन्स आपके पैसे से इकोनॉमी को कोई फ़ायदा हो रहा होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर हो तो हम कहते हैं वो इंजेक्ट कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमी में, जिससे कोई फ़ायदा हो रहा है। लेकिन जस्ट मीन्स इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। अब हम इस अप्रोच से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए। आपको डाटा गिवन है, कंजम्पशन या ऑटोनोमस कंजम्पशन सी नॉट है। ये सी और सी नॉट में खास ध्यान रखिएगा, सी जो है सिर्फ कंजम्पशन को डिनोट कर रहा है, उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आती हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको दी गई है विच इज इक्वल टू 130, पुराने वाला प्रीवियस डाटा यूज़ कर रही हूँ। बी जो है वो रिप्रेजेंट करे एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज 0.7। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है, 500। अब ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पे हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वल कर रहे हैं। अब इसको अगर हम देखें एस इज इक्वल टू आई, तो सेविंग फंक्शन तो हमारे पास था ना, सेविंग फंक्शन हमने कंजम्पशन फंक्शन से डिराइव किया था। कंजम्पशन फंक्शन क्या था, सी इज इक्वल टू सी नॉट प्लस डी वाई डी, यही था। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, इसी वैल्यू को हम अपोजिट करके सेविंग फंक्शन डिराइव करते हैं, जैसे हमने पीछे किया। वो क्या था, माइनस सी नॉट प्लस 1 माइनस बी वाई डी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑटोनोमस कंजम्पशन एक चीज़ है, 1 माइनस एम पी सी, इसे हम कंसिडर करेंगे 1 माइनस एम पी सी, और साथ सब्सक्रिप्ट में वाई डी लिखा हुआ। सिर्फ इसको वाई लिखेंगे क्योंकि हम कोई टैक्सेस पे नहीं कर रहे। अगर बच्चों टैक्सेस यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में अगर टैक्सेस होता, हम इस वाई डी की जगह वाई माइनस टी लिखते, जो आपकी इनकम है उसमें से टैक्सेस को माइनस करते। ये 1 माइनस एम पी सी है, 1 माइनस एम पी सी को आपस में हमेशा सॉल्व करते हैं।
1 माइनस MPC करेंगे, 1 माइनस 0.7 YD करेंगे तो 0.3 आएगा, ये YD नहीं आएगा, सिर्फ Y लिखेंगे क्योंकि YD इज इक्वल टू Y होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। -130 ये कंसेविंग फंक्शन है जो कि पीछे डिराइव कर चुके हैं। -130 प्लस 1 माइनस MPC, ये हम इसको 1 माइनस MPC कंसिडर करते हैं, लिख देती हूँ 1 माइनस MPC, इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। बी आपके पास गिवन MPC था 0.7 था, YD, इसको YD को कह रहे हैं कि हमारे पास ये लिखा हुआ है YD इज इक्वल टू Y मीन्स नो टैक्सेस, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको YD को Y ही कंसीडर करें, जितनी आपकी टैक्सेस नहीं है, मतलब जो भी आपकी इनकम ही है सब कुछ, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन को हमने मजीद डिराइव करके हम एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। अब हम वापस चलते हैं अपनी इस अप्रोच की तरफ, लीकेज एंड इंजेक्शन अप्रोच की तरफ। हम कहते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेविंग, हमने एक सेविंग फंक्शन निकाल लिया, हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। आपके पास इन्वेस्टमेंट क्या है? एटोनमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये नॉट का साइन होता है, इसका मतलब है एटोनमस इन्वेस्टमेंट। ये नॉट नहीं होगा तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा। इसका डिफरेंट कैटेगरीज, इसमें इस इन्वेस्टमेंट का भी इस तरह से एक जो कंजम्पशन का हमने बनाया ना फंक्शन, उसका इन्वेस्टमेंट का भी इन्वेस्टमेंट फंक्शन बनता है, लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी में नहीं है, वो आगे 3 या 4 सेक्टर इकोनॉमी में जाता है, ठीक है। अब हमने इसका इक्वेशन बनाई, -130 प्लस 0.3 Y, ये सेविंग है हमारे पास, सेविंग फंक्शन का था, इज इक्वल्स टू एटोनमस इन्वेस्टमेंट जो थी वो 500 थी। इनकम फाइंड करनी है, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, Y इज इक्वल्स टू 630 डिवाइड बाई 0.3, आंसर आएगा Y इज इक्वल्स टू 2100। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम इनकम है, ठीक है क्लास। तो मतलब ये है कि एक क्वेश्चन को 2 तरह से हमने किया हुआ है, एक हमने लीकेज एंड इंजेक्शन अप्रोच से किया हुआ है, एक हमने एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इक्वेशन से अप्रोच से किया हुआ है, ठीक है। अगर इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएं, सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, बाकी इसी तरह का क्वेश्चन होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आए तो वो पूछ सकते हैं।